गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं सेल का वाइटल सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि आप पहले से जानते होंगे कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में पूरे सेल ऑर्गेनेल्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। इट मीन्स इनसाइड द सेल जितने भी साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन सभी साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। पहले हम डिस्कवरी की बात कर लें तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। लेकिन एक बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट याद रखना आपको ये है कि बाद में चल के फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इनर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं या जो भी स्ट्रक्चर है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फ्लेमिंग ने दिया है। तो इस तरीके से इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है। डिस्कवरर में आता है रॉबर्ट ब्राउन का, और फ्लेमिंग जो है वो इनर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस दोनों साइंटिस्ट के नेम को याद रखेंगे। अब थोड़ी सी बात मैं पहले स्ट्रक्चर की कर लूँ, देन आफ्टर फिर इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। स्ट्रक्चर बनाना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले आप न्यूक्लियस चूँकि सर्कुलर होता है तो एक सर्कल बना लें, और इस सर्कल को सर्टेन पॉइंट से आप इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर दें। अब ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसको आप क्या करें कि इसके ऊपर से डबल ओवरलैपिंग करना है। क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है, इसीलिए ये सेगमेंटेड मेम्ब्रेन आपको बनाना है। अब देखें, इसको फिर सभी पॉइंट से आप मिला दीजिए। ये स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियस का यहाँ पर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। अब इनसाइड द न्यूक्लियस हम बात करें तो इसके अंदर होता है क्या, तो क्रोमेटिन नेटवर्क। तो क्रोमेटिन नेटवर्क इंटरट्विन्ड स्ट्रक्चर है। तो इस इंटरट्विन्ड स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से दिखा दें जो आपको क्रोमेटिन नेटवर्क के तरह दिखे। इसी तरीके से इनसाइड द न्यूक्लियस ये स्ट्रक्चर होता है। ये है इंटरट्विन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे कि क्रोमेटिन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटरट्विन्ड, जिसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज
यूक्रोमेटिन, यानी ये यूक्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है। और दूसरा क्रोमेटिन होता है जो इस थ्रेड से बाहर होता है, और जो थ्रेड से बाहर ये क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन का एक्चुअली ये नॉन फंक्शनल होता है, इसमें इसकी कोई फंक्शन होती नहीं है। और इस क्रोमेटिन को हम हेट्रोक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर होता है एक और, जिसे आप न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये न्यूक्लियोलस का फंक्शन आप देखेंगे अभी। और इसके बाद इसमें कोई खास स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस नहीं होता, बस इसमें प्लाज्मा होगा, जिस प्लाज्मा को आप, चूँकि न्यूक्लियस के अंदर ये प्लाज्मा है, इसीलिए इस प्लाज्मा को आप न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर ये सभी स्ट्रक्चर सस्पेंडेड होते हैं, और इसी सस्पेंडेड होने के कारण, इसी में सस्पेंडेड होने के कारण, चूँकि इनसाइड द न्यूक्लियस है, तो इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। तो दो पार्ट होता है सेल का, एक पार्ट साइटोप्लाज्मा और दूसरा पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसे आप साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो होंगे उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। अब हम थोड़ा सा इसका नेमिंग कर लें। तो ये जो सबसे बाहर आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये मेम्ब्रेनस है, इसीलिए इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद ये सेकंड अंदर से जो आप देख रहे हैं, इसको आप इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन। एंड आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस आपको दिख रहा है, उसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसके बाद इस दो सेगमेंट के बीच का जो ये स्पेस आपको दिख रहा है, इसे आप न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर। इसके बाद इनसाइड द न्यूक्लियस आप आते हैं। तो इनसाइड द न्यूक्लियस ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम हेट्रोक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन। और ये जो क्वाइल्ड इंटरट्विन्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम यूक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। ये ग्रीन स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस कहलाता है। और ये ब्लैक कलर से जो डॉटेड आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्मा। इस तरीके से इनसाइड द न्यूक्लियस आपने जो भी स्ट्रक्चर होता है, इन सभी को आपने यहाँ पर इंडिकेट कर लिया। अब हम आगे एक एक चल के इस सभी जितने भी आपने ये नेम लिखा है, अभी इंडिकेट किया है, इन सभी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ
आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन की। इस दोनों मेम्ब्रेन को कॉमनली हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्मा से। याद रखें कि जहाँ पर भी हम मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये मेम्ब्रेन किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स को दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स से सेपरेट करता है। तो यहाँ पर भी ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ है, ये सेपरेट करता है इस न्यूक्लियस को सेल के दूसरे ऑर्गेनेल्स से। तो यहाँ पर ये सेपरेशन है जिसमें पेरीन्यूक्लियर स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच का। यही पेरीन्यूक्लियर स्पेस एज ए बैरियर काम करता है। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसको एक जगह रखने का काम, चूंकि ये पैकेजिंग है इन्वेलप से, तो ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस के कारण ही ये सेपरेट हो पाता है और ये आसानी से इसके अपने सेल ऑर्गेनेल्स इनसाइड द न्यूक्लियस ही रहती है। तो ये एक तरह का बैरियर का काम करता है। इसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियर पोर की। तो जहाँ जहाँ पर आप देख रहे हो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़ता है सर्टेन पॉइंट आने के बाद, इस डिस्टेंस पे आप देखो कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, फिर दूसरा सेगमेंट यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो जहाँ जहाँ पर ये जंक्शन पॉइंट है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जहाँ पर मिलते हैं, तो उसी जगह पर पोर का फॉर्मेशन होता है। उस पोर को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। एक्चुअली ये न्यूक्लियर पोर एक पाथ है जिसके थ्रू मटेरियल्स आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी बैक एंड फ्रो मटेरियल्स का मूवमेंट होता है। कुछ मटेरियल्स खास करके जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस आप जानते हैं कि आउटसाइड द न्यूक्लियर प्लाज्म होगा, यानी न्यूक्लियस के बाहर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। तो वहां से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और फिर वो प्रोटीन इनसाइड द न्यूक्लियस आता है, जो आगे चल के आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के पास वो प्रोटीन आएगा जहां पर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है और वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए दोनों कंबाइंड होके राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से इन एंड आउट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। इनसाइड द न्यूक्लियस अब अगर आप देखें तो क्रोमेटिन नेटवर्क की बात आती है। तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क दो तरह का होता है। क्रोमेटिन नेटवर्क ये दो तरह का है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखें तो ये नॉन फंक्शनल होते हैं। नॉन फंक्शनल इसलिए बोलता हूं कि इसका जो डीएनए होता है वो एक्शन में नहीं आता। तो डीएनए एक्शन में नहीं आने के कारण ये हेट्रोक्रोमेटिन नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। लेकिन यूक्रोमेटिन के जो डीएनए होंगे वो एक्टिव होते हैं, वो डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन्स करते हैं, इसलिए इसका डीएनए एक्टिव होता है और इसी एक्टिव डीएनए के कारण ये यूक्रोमेटिन, यही नेटवर्क जो आप देख रहे हो वो यूक्रोमेटिन है और यूक्रोमेटिन इसमें फंक्शनल होता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन नॉन फंक्शनल है ड्यू टू इनएक्टिवनेस ऑफ डीएनए एंड यूक्रोमेटिन जो है वो फंक्शनल होगा। अब हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो इनसाइड द न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है। अब फिर से मैं बता दूं कि नॉन मेम्ब्रेनस है तो इसीलिए हम इसे ऑर्गेनेल्स नहीं कहते, लेकिन फिर भी ये जो पार्ट होता है न्यूक्लियस का,
न्यूक्लियस जो पार्ट है वो नॉन मेम्ब्रेनस है, और यहाँ पर लिखी लें न्यूक्लियस it is the non-membranous mass of the nucleus। ये नॉन मेम्ब्रेनस मास होता है, लेकिन नॉन मेम्ब्रेनस मास के कारण इसके फंक्शन जो है, फंक्शन में देखिए न्यूक्लियस का, तो इसका मेन फंक्शन ये है, इट फॉर्म्स rRNA। rRNA मीन्स राइबोसोमल आरएनए। आप जानते होंगे कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो इस राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। तो इट फॉर्म्स rRNA व्हिच combined with proteins and forms राइबोसोम्स, जो राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो यही चीज मेन है इसका, कि इसमें चूंकि rRNA का सिंथेसिस होता है, और आप जानते हैं कि राइबोसोम में ऑलमोस्ट 50% rRNA एंड 50% प्रोटीन होता है, और ये दोनों कंबाइंड न्यूक्लियस में हो जाएगा, राइबोसोम का सिंथेसिस यहाँ हो जाएगा। देन आफ्टर राइबोसोम फिर इस न्यूक्लियस से बाहर आएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके, और वहाँ पर वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। या फिर साइटोप्लाज्मा में भी राइबोसोम का ग्रुप होता है, जिसे आपने पॉलीसोम कहा हुआ है। तो इस तरीके से राइबोसोम का सिंथेसिस इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि न्यूक्लियोप्लाज्मा हो या साइटोप्लाज्मा हो, ये दोनों टाइप है प्रोटोप्लाज्मा का। तो प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म एंड प्लस इंक्लूड हो जाता है उसमें साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म का कंपोजिशन वही होगा जो प्रोटोप्लाज्म में या फिर साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन है। तो सेम कंपोजिशन न्यूक्लियोप्लाज्मा का भी होता है, और इसी प्लाज्मा के कारण आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनेल्स में लिविंग एक्टिविटीज आती है। तो इनसाइड द न्यूक्लियस जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उस सभी में लिविंग एक्टिविटीज, या फिर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या किसी भी मटेरियल्स की ज़रूरत है, तो वो सभी न्यूक्लियोप्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे, जिससे ये उसका यूज करके और सभी ऑर्गेनेल्स अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। फाइनली इसकी एक्टिविटी जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरह होता है, क्योंकि आपको पहले ही कहा था न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। सो ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के जो साइटोप्लाज्मा में भी है उसके एक्टिविटी को ये कंट्रोल करेगा। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले इस क्रोमेटिन नेटवर्क में, खास करके यूक्रोमेटिन के। तो यूक्रोमेटिन आप जानते हैं कि ये फंक्शनल पार्ट होता है जो इनिशियल फेज ऑफ द सेल, यानी जब सेल अर्ली बॉर्न होगा तो उस स्टेज में ये इंटरट्विन्ड स्ट्रक्चर है। तो इस इंटरट्विन्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमेटिन नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लें क्रोमेटिन नेटवर्क को। क्रोमेटिन नेटवर्क इसका डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज intertwined
स्ट्रक्चर। which is made of DNA and chromosome। ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क आप देख रहे हैं वो इंटरट्विन्ड थ्रेड स्ट्रक्चर है, यानी उलझे हुए धागों के गुच्छे की तरह ये लगता है जब सेल अर्ली बॉर्न होता है। लेकिन ये जो बना हुआ होता है डीएनए एंड क्रोमोसोम का, तो डीएनए एंड क्रोमोसोम से मिलके बना हुआ ये स्ट्रक्चर है। सॉरी, डीएनए एंड क्रोमोसोम है, डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ ये स्ट्रक्चर है। और इसी इंटरट्विन्ड स्ट्रक्चर को हम, चूंकि ये उलझा हुआ है तो इसीलिए हम इसे नेटवर्क बोलते हैं। डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, प्रोटीन से मिलके बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब सेल मैच्योर होता है तो आप जानते होंगे कि सेल जब मैच्योर हो जाएगा तो इसकी डिवीजन होगी, और डिवीजन होने के बाद फिर इससे डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जो आप सेल डिवीजन में पढ़ेंगे आगे चल के। तो यही क्रोमेटिन नेटवर्क जैसे जैसे सेल मैच्योर होते जाता है तो दिस नेटवर्क बिकम्स थिकर, और ये नेटवर्क भी सुलझते चला जाता है। तब वो नेटवर्क नहीं होके एक फाइनल स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिस स्ट्रक्चर को आप क्रोमोसोम कहते हैं। तो थोड़ा सा हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देख लें। क्रोमोसोम का जो ये स्ट्रक्चर है वो इसी क्रोमेटिन नेटवर्क से बनता है। तो क्रोमोसोम के इस स्ट्रक्चर को आप समझें यहाँ पर थोड़ा सा किस तरीके का होता है ये। क्रोमोसोम जब मैच्योर, ये क्रोमेटिन नेटवर्क जब मैच्योर हो जाएगा तो ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। क्रोमोसोम्स में इसी तरह के आर्म्स का फॉर्मेशन होता है, जो आर्म्स क्रोमेटिड्स के नाम से जाना जाता है। और ये क्रोमेटिड्स सेंटर में एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है, इस स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये क्रोमेटिड्स हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है इसी क्रोमेटिन नेटवर्क से। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इसमें इसे आप आर्म कहें और इसी आर्म को हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, क्रोमेटिड्स। और ये पार्ट जो है सेंट्रल पार्ट जो सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, MERE, सेंट्रोमेयर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में ये बदल जाते हैं। अब थोड़ी सी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी क्रोमोसोम का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल है, इस चीज़ को हम समझें। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम का है, क्रोमोसोम। तो यही क्रोमेटिन नेटवर्क, खास करके यूक्रोमेटिन नेटवर्क, बाद में चल के इस तरह के स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसे आप क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो ये आर्म्स है इसके, और बीच में सेंट्रोमेयर है। तो ये आर्म्स यानी क्रोमेटिड्स इसी सेंट्रोमेयर से जुड़ा हुआ होता है। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं क्रोमोसोम। एक्चुअली क्रोमोसोम की बात करें तो ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने देखा था कि क्रोमेटिन में यूक्रोमेटिन का मैंने कंपोजिशन बताया है। तो इट इज ए इंटरट्विन्ड थ्रेड स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो फाइनली जब ये क्रोमोसोम में भी बदलेगा तो इसका कंटेंट्स क्या आएगा, डीएनए एंड प्रोटीन।
तो ये डीएनए एंड प्रोटीन है। सो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है और फिर वो प्रोटीन जब अंदर आएगा तो न्यूक्लियोलस उसका यूज करके राइबोसोम भी बना देता है एंड फाइनली इस क्रोमेटिन नेटवर्क के भी सिंथेसिस में ये भाग लेता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस क्रोमोसोम का वो है इसका डीएनए। एक्चुअली डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स को कंटेन्स करता है। डीएनए का जो सब यूनिट होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जेनेटिक मटेरियल्स का हम उसे जीन कहते हैं और उस जीन का फॉर्मेशन इसी डीएनए का है। डीएनए एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना हुआ है, यानी पायरीन एंड पायरीमिडीन बेस से मिलकर बना हुआ होता है डीएनए, जिसमें फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से डीएनए के कंपोजिशन में हम देखें तो इसका सिंगल यूनिट जो है वो जीन कहलाएगा, यानी डीएनए से जीन का फॉर्मेशन हुआ। और हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने पेरेंट से मिलता है, उस कैरेक्टर का ट्रांसफर जीन के थ्रू होता है, जिस जीन का सिंथेसिस डीएनए से होता है। इसका मतलब है कि डीएनए कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल्स और यही डीएनए के कारण ही कोई भी कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। आप जानते होंगे जेनेटिक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं दैट कैरेक्टर्स विच कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से अपने बच्चे में जिस कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है उस कैरेक्टर्स को हम कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स। तो इस जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र इसी डीएनए के थ्रू होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं। सो दैट्स वाई उसका जो फिजियोलॉजी या मॉर्फोलॉजी की हम बात करें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होने का मेन वजह है कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। जैसे हम अगर ह्यूमन के केस में देखें तो ह्यूमन के केस में ये 46 पेयर होता है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं, तो हमारे बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल एंड जेनेटिक सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। तो सोमैटिक सेल जितने भी हैं, जो भी आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन के सेल हैं उसे सोमैटिक सेल कहेंगे। तो उस सेल में क्रोमोसोम का नंबर होगा 46 यानी 23 पेयर होगा, जिसमें ये सोमैटिक सेल का ये नंबर है 23 पेयर। लेकिन याद रहे कि रिप्रोडक्टिव सेल में ये हाफ होता है, क्योंकि आप जानते हैं रिप्रोडक्टिव सेल जैसे मेल के लिए स्पर्म एंड फीमेल के लिए ओवम, जिसे आप एग बोलते हैं, तो उसमें 23 हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड सेट होता है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड से 23 मदर का और 23 फादर का जब दोनों कंबाइंड होगा, अगेन वो डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगा, तो फिर से वो 23 पेयर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सोमैटिक सेल में 23 पेयर्स होते हैं। उसी तरीके से अगर हम डॉग में बात करें, डॉग, तो डॉग का 39 पेयर होता है, 39 पेयर डॉग में। मेज में देखें तो मेज का होता है 10 पेयर। पी में देखें तो ये होता है 7 पेयर। ड्रोसोफिला का देखें तो ड्रोसोफिला में ये होता है 4 पेयर। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने बताया था अभी आपको, तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है, जिसके कारण सभी का जो फिजियोलॉजी है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो सभी ऑर्गेनिज्म का डिफर होता है, एक दूसरे से
नहीं मिलेगा। सभी स्पेसीज अलग अलग तरह के फिजियोलॉजी को परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से आपने क्रोमोसोम के इम्पोर्टेंस को समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं, इसके मेन फंक्शन को बताते हैं, न्यूक्लियस का क्या रोल होता है, क्यों हम इसे बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। तो इस चीज को भी यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे। फंक्शन में आप याद रखेंगे फर्स्ट फंक्शन रखें याद, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर इसलिए बोलते हैं इसको कि ये डिफरेंट तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और आप जानते हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियस ही राइबोसोम का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और इसके कारण ये डिफरेंट तरह के एंजाइम्स का भी सिंथेसिस कर पाता है, और फाइनली उसके कारण ये रेगुलेट कर पाता है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोल हेरिडिटी मटेरियल। आप जानते हैं कि हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए कंटेन्स करता है, और ये डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस होगा। तो वही डीएनए क्रोमोसोम के थ्रू जब ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को भी पहुंचा देता है वहाँ से यहाँ। तो इसीलिए न्यूक्लियस हेरिडिटरी मटेरियल को भी कंट्रोल करेगा। थर्ड पॉइंट है राइबोसोम सिंथेसिस। ये अभी आपने पढ़ा है कि राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन से बनता है, और यही काम है न्यूक्लियोलस का, क्योंकि न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है और प्रोटीन उसे साइटोप्लाज्मा से मिलती है। फाइनली प्रोटीन और आरआरएनए कंबाइंड होके राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, और यही राइबोसोम जब यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाएगा देन आफ्टर फिर से ये साइटोप्लाज्मा में आके प्रोटीन के सिंथेसिस में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से राइबोसोम का सिंथेसिस भी इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। एंड लास्ट में जो सबसे वाइटल फंक्शन है इसका वो है वेरिएशन। वेरिएशन आप जब 10th क्लास में आएंगे तो वहाँ पर एक चैप्टर आएगा आपको जिसमें जेनेटिक्स बताना है। तो वही जेनेटिक्स को जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें वेरिएशन के इम्पोर्टेंस को आपको समझना होगा, तो वहाँ पर आपको क्लियर कंसेप्ट मिल जाएगी। वैसे आप समझें कि इनसाइड द न्यूक्लियस जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उस क्रोमोसोम्स का रीसफलिंग होता है। रीसफलिंग में क्या होगा कि जितने भी आंख पर इसके कोडॉन्स होते हैं, आई मीन जीन्स होते हैं, वो जीन्स के पेयर का जो पोजीशन है वो हर एक बार चेंज करता है। जितना बार डिवीजन होगा उतनी बार कॉपी होगी, और हर एक कॉपी में कुछ ना कुछ चेंजिंग आता है, और इसी चेंजिंग के वजह से कमिंग जनरेशन में वेरिएशन दिखता है। और यही वेरिएशन बाद में चल के जब बहुत जनरेशन के बाद आप जाके देखेंगे तो उस जनरेशन में जाके वही चेंजिंग लाने का काम करता है, और वही चेंजिंग से इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से वेरिएशंस क्यों, तो ड्यू टू द रिसफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स में रिसफलिंग होगी जिससे डीएनए का पैटर्न चेंज होगा, और डीएनए के पैटर्न चेंज होने के कारण कुछ न कुछ ऑर्गेनिजम्स में कमिंग जनरेशन में वेरिएशंस आएंगी, और उसी से एडेप्टेशन मिलती है और नए ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन होता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस का ये वाइटल फंक्शंस हैं।
तो आपको ये 4 फंक्शन याद रखना है: कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल हेरिडिटरी मटेरियल, राइबोसोम सिंथेसिस एंड वेरिएशंस। दिस इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो अब आप यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिए। आशा करेंगे कि आप इसके नोट्स को बना लें। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो आप फिर से क्लासरूम में आके मिलिए, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करना होगा तो आप करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मैं वैक्यूल्स का अपलोड करूँगा। इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके।